इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 10th क्लास के एक्चुअली क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स है अर्थशास्त्र है उसके प्रथम चैप्टर जो है उसके बारे में सीखेंगे पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हम लोग को मुख्य रूप से जो पढ़ना है आपको लिखा गया है जैसे कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। तो मुख्य रूप से हम लोग यही पढ़ेंगे। इसमें कुछ बिंदु आपको दर्शाया गया है। तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में सीखेंगे। तो पहले जानना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए, अर्थव्यवस्था हमारे जीविकोपार्जन करने के लिए एक प्रबंधन ढांचा है। आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को अगर अर्थव्यवस्था ना हो तो इंसान के बहुत से जैसे कि काम करता है इंसान, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कोचिंग चला रहा है तो उसका क्या एक अर्थव्यवस्था है, उससे क्या मनी को अर्न कर रहा है। अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था जो होता है मुख्य रूप से वो आपका एक प्रबंधन होता है, ढांचा होता है, जिसके सहायता से इंसान अर्थ का अर्निंग इनकम करता है, कमाता है, अपने दिनचर्या को या क्या जीविकोपार्जन करता है, जीवन को चलाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो ये चैप्टर जो आपका अर्थशास्त्र है क्लास 10th का, तो उसका पहला चैप्टर आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के पार्ट से संबंधित कुछ मुख्य बातें दिया गया है। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका, है ना, क्या है? पहला पॉइंट आपका हो जाता है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं क्या है? तो पहले आर्थिक क्रियाएं समझिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था का विकास क्या होता है, उसका विकास के रिलेटेड कुछ और पॉइंट जानेंगे। और एक बात आपको बता दें हम कि वीडियो जब समाप्त होगा आपका तो आप डिस्क्रिप्शन से आप लोड कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर आने में लेट हो सकता है, 1 से 2 दिन, लेकिन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक वहाँ पर होगा, वहाँ से लोड कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ के रूप में रहेगा, आराम से लोड कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑल टू ऑल करवाया जाएगा। आपको बता दें कि 1 तारीख से क्रैश कोर्स भी शुरू होने वाला है। क्रैश कोर्स का अर्थात क्लास 10th का जो व्यक्ति बच्चे 2022 में स्टडी कर रहे हैं 10th में और 23 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली उसका प्रोसेस हम आगे और बताने वाले हैं। अभी डेट 1 तारीख यही फिक्स किया गया है। वैसे आइए पॉइंट पर, यहाँ हम देखते हैं हुआ कि अर्थशास्त्र में जो है पॉइंट आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया में है वैसी क्रियाएं जिनसे आय का अर्जन होता है। आय क्या है? देखिए, आय का अर्जन का मतलब क्या होता है ना, आय का अर्जन का मतलब होता है आय मतलब इनकम। इनकम का जिससे अर्जन होगा, जो क्रिया से आपको इनकम होगा, आय प्राप्ति होगी, वही क्रियाएं आपका आर्थिक क्रिया कहलाएगा। क्योंकि आर्थिक माने अर्थ माने धन प्राप्ति करने की क्रियाएं। तो धन प्राप्ति करने के लिए जो आप क्रिया कर रहे हैं वही क्रिया आपका आर्थिक क्रिया कहलाएगा। इसलिए आय, तो ऐसी क्रियाएं जिनसे आय का अर्जन होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया आपका आर्थिक आय, है ना। आप चाहें उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुरुआती में हम साइड हो जाते हैं थोड़ा सा, और हम अंत में साइड हो जाएंगे। उसके बाद क्या कि आप स्क्रीनशॉट अंत में मार लीजिएगा, खींच लीजिएगा, चाहे आप अभी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इससे क्या हुआ कि आप वहाँ पर देख सकते हैं, फिर बाद में भी उसको देख सकते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका और टॉपिक चलेगा, इसका आपका लगभग एक और वीडियो आएगा, वो वीडियो पूरा पूरा आपका डीपली चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 1 का 2 वीडियो आने वाला है, 2 या 3 वीडियो आएगा। इसमें आपको टोटल का टोटल डिफाइन क्लियर हो जाएगा, पॉइंट बाय पॉइंट। इसका क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो हम लोग देखें अभी आर्थिक क्रिया, जिससे हमको क्या होता है, अर्थ अर्थात इनकम, रुपया पैसा का इनकम होता है, वो क्रिया का आर्थिक क्रिया कहलाता है, अर्थात कहीं की आर्थिक क्रिया। तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था देखिए, जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक क्रिया करने से क्या फायदा। तो अर्थव्यवस्था एक ढांचा है जिसमें लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं और अपना इनकम प्राप्त करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वह ढांचा और क्रिया है, वह ढांचा है, सॉरी, वह प्रबंधन है, वह व्यवस्था है जिसमें लोग वर्क करके, काम करके, आर्थिक क्रिया करके अपना अर्थव्यवस्था, आर्थिक अपना जीवन में क्या जीविका चलाते हैं। जैसे कोचिंग संस्थान, कोचिंग हो गया, संस्थान हो गया, बहुत सारे दुकान चलाते हैं, इंटरप्राइजेज चलाते हैं, उन सभी का वो क्या हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। उसमें जो कर रहे हैं वो हो गया आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप क्या हुआ और अर्थव्यवस्था क्या हुआ, एकदम क्लियरली हो गया। जिस समझ माने कि मेरा कोचिंग चलाते हैं, कि कोचिंग क्या हुआ, मेरा अर्थव्यवस्था। ये जो कर रहे हैं इसमें क्या है, पढ़ाने का क्रिया, ये हो गया आपका आर्थिक
क्रियाएं या आर्थिक क्रियाकलाप आई। तो आर्थिक क्रियाकलाप एक निश्चित ढांचा एवं तंत्र के समूह के अंतर्गत संपादित होती है। ढांचा, तंत्र, मशीनरी वगैरह चलना फलना जो देखिए है ना, ढांचा। एक जैसे कि देखिए, एक क्या है, स्कूल भी एक ढांचा है, सिंपल। कोचिंग भी एक ढांचा है ना। इसमें तंत्र के समूह के अंतर्गत है ना संपादित होती है। आप कहिए कुछ मशीनों वशीनों के सहयोग से, कुछ अन्य चीजों के सहयोग लेकर के इंसान क्या करता है, अपने अर्थव्यवस्था को संपादित करता है। अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के वर्कर्स काम करते हैं, यानी कि मजदूर काम करते हैं, और सहयोग से क्या होता है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ता है। जैसे कंपनी ले लीजिए, कंपनी भी क्या है, एक अर्थव्यवस्था है। स्कूल क्या अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार से कई चीज, दुकान अर्थव्यवस्था है। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी एक तरह से अर्थव्यवस्था हुआ, जिससे जिसमें लोग वर्क करके, यानी कि आर्थिक क्रिया करके अपना अर्थव्यवस्था, यानी कि अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। आर्थिक स्थिति क्या है, देखिए आर्थिक स्थिति मतलब आगे हम बताने वाले हैं जैसे कि अगले वीडियो में, कि आपका जो एपीएल होता है, बीपीएल होता है, इसके बारे में डिफाइन करेंगे हम। एपीएल क्या होता है, बीपीएल क्या होता है, गरीबी रेखा क्या होता है ना, सब डिफाइन होगा क्या क्या होता है टॉपिक। ऐसे मुख्य रूप से आज हम लोग सीखेंगे प्रति व्यक्ति आय तक। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, या राष्ट्र की औसत आय क्या होता है ना, ध्यान से। तो ये क्लियर हो गया। इसको आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं क्या चीज, ऐसे आर्थिक क्रियाएं एक निश्चित ढांचा एवं तंत्र के समूह के अंतर्गत संपादित होती है, जैसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को कि वे है ना, वैसा व्यवस्था है ना, वैसा व्यवस्था, वैसा व्यवस्था है ना, वैसा व्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है ना, वैसा व्यवस्था जिसमें आर्थिक आर्थिक क्रियाओं क्रियाओं का संपादन होता है। ये विकल्प है, वैसा व्यवस्था, ये आपका हो गया। वैसा व्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये आप बोल सकते हैं दूसरे डेफिनेशन के तौर पर, छोटा सा आसानी से। चलिए समझ में आ गया चीज। तो अर्थव्यवस्था किसी देश में होने वाले उत्पादन, ध्यान दीजिएगा, उत्पादन, वितरण, वितरण क्या होता है, क्या क्या है वितरण, मतलब अलग अलग प्रकार की सामग्रियां। वितरण का अर्थ होता है कि एक तरह से बंटवारा, है ना, वितरण, बटा हुआ चीज अलग अलग। तो उत्पादन, वितरण, व्यापार, उद्योग की गतिविधियों का योग है, सबका जोड़ है। उत्पादन, खनिज वगैरह भी से संबंधित रहता है। उत्पादन वितरण खनिज, ऐसे वितरण में क्या होता है, उसका बांटना, अलग अलग करना, है ना। उत्पादन करना, बांटना, उत्पादन, वितरण, व्यापार, उद्योग का सभी के योग, सभी गतिविधियों का योग, सभी गतिविधियों का योग कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मुख्य रूप से अर्थ सॉरी अर्थव्यवस्था को कहलाएगा। उसका सभी योग यानी कि सम्मिलित रूप जो होगा वो क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है, उत्पादन होता है, वितरण होता है, व्यापार होता है, उद्योग होता है। उद्योग मतलब क्या, इंडस्ट्रीज, बड़ा बड़ा उद्योग, इस सब का क्रियाकलाप होता है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था की गतिविधियां माने क्या, गतिविधियां, उसका क्या प्रोसेस क्या है, गतिविधियां क्या क्या है, तो बताएं। उत्पादन, वितरण, व्यापार करेगा, उद्योग करेगा, यानी कि उत्पादन में कुछ बना देगा। उत्पादन का मतलब होता है सृजन करना, वस्तुओं का नया नया आकार प्रदान करना। वितरण, वितरण में अलग अलग उसका बंटवारा करना। व्यापार माने उसका ट्रांसपोर्टिंग करना, यहाँ वहाँ भेजना। उद्योग, इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा में बड़े तौर पर सामानों का निर्माण करना। ये सब उसका गतिविधियां अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था के गतिविधियों के संचालन के लिए देश के प्राकृतिक संसाधन, श्रम एवं पूंजी का उपयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था में हम लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, श्रम एवं पूंजी का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, श्रम एवं पूंजी का। याद रखिएगा। आर्थिक एजेंट इन गतिविधियों का, आर्थिक एजेंट जो होता है, जो गतिविधियां कौन कौन,
बहुत सारी गतिविधियां बताएं, उत्पादन, वितरण, व्यापार, उद्योग, ये गतिविधियों का संपादन करते हैं, है ना, शुरू करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग करते हैं, उसका देखभाल ये कहिए कि उसके देख रेख में होता है, किसके, आर्थिक एजेंट, उसका देखभाल कौन करते हैं गतिविधियों का, आर्थिक एजेंट करते हैं, आर्थिक एजेंट, है ना, क्या होते हैं, संपादित करते हैं। पूछेगा कि बताइए हुआ उत्पादन, वितरण, व्यापार, उद्योग इत्यादि गतिविधियों का, है ना, संपादन कौन करते हैं, तो आर्थिक एजेंट, आर्थिक एजेंट। इस प्रकार से गतिविधियों का, इन गतिविधियों को आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। अब पूछा जाएगा गतिविधियां जो है, ये सब गतिविधियां जो है सब क्या है, ये सब गतिविधियां जो है उसको आर्थिक क्रिया की, आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई, आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई। आप कह सकते हैं कि जितना भी तुम्हारा गतिविधियां हैं, ये सभी गतिविधियां हैं, उसको आर्थिक संज्ञा कहा गया। आर्थिक संज्ञा किसे कहा गया है, तो अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को, अर्थव्यवस्था की गतिविधियों क्या कहा गया है, आर्थिक संज्ञा दिया गया, उसको आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। तो आगे हम देखते हैं अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। तो पूछेगा कि बताइए अर्थव्यवस्था, व्यवसाय अथवा आर्थिक क्रिया, व्यवसाय में तो समझ ही रहे हैं, व्यवसाय करना हमने कि बिजनेस करना, बिजनेस, व्यवसाय अथवा आर्थिक क्रिया के आधार पर कितने भाग, यानी कि आधार पर अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र हैं, तीन क्षेत्र, याद रखिएगा पूछता है कौन कौन क्षेत्र है हुआ, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। दूसरा, दूसरा आपका आता है उद्योग क्षेत्र, यहाँ उद्योग है ना, उद्योग, यहाँ पर क्या होगा, उद्योग, निर्माण होगा, इसको निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, बनाने वाला, कुछ निर्माण करने वाला। यहाँ कृषि, कृषि जानवर करते हैं, खेती वगैरह होता है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, निर्माण ही बोलता है आदमी, निर्माण, निर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र बोलता है इसको, द्वितीय क्षेत्र को। तृतीय को कहते हैं सेवा क्षेत्र, क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। कई बार सवाल पूछा गया है कि बताइए किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। और पूछेगा बताइए किस क्षेत्र को हम निर्माण क्षेत्र कहते हैं या उद्योग क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक क्षेत्र जिसमें, जिस क्षेत्र में कृषि और इसकी सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं जैसे क्या क्या, सहायक क्रिया क्या, कृषि, मत्स्य पालन, पशु खनन, ये सब जो आएगा आपका खेती संबंधित, और मछली पालन वगैरह, पशु पालन वगैरह, ये सब अगर खनन इत्यादि सब आ जाएगा। खनन क्या है, खनिज वगैरह जो निकालता है, खनन करके सब करता है ना, खनन, तो सब सबका सब रिलेशन कहाँ आ जाएगा आपका, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा, द्वितीय क्षेत्र, जिस क्षेत्र में विनिर्माण, भी बताया था हम, दूसरा क्षेत्र को निर्माण कहते हैं, तो विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस, जल की आपूर्ति इत्यादि सब जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, वो हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, निर्माण से संबंधित क्षेत्र। अब यहाँ पर तृतीय, जो सेवा प्रदान करता है हमको, जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब सेवा प्रदान कर रहा है, क्या कर रहा है, सेवा, इसलिए सेवा कहते हैं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, और तथा इस क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, सेवाओं का, सेवा, सेवा प्रदान किया जाता है, जैसे क्या, डॉक्टर की सेवा, इंजीनियर की सेवा, बैंक की सेवा, मोबाइल की सेवा, कंप्यूटर की सेवा, सब के सब, शिक्षक वगैरह आप कर सकते हैं, उसी में आ जाएंगे, किसमें, सेवा क्षेत्र में, जो सेवा आपको प्रदान कर रहे हैं। क्लियर है। आगे, किस देश की अर्थव्यवस्था, किस देश की अर्थ, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। तो याद रखिएगा तीनों, पूछता ऑब्जेक्टिव में 100%। 2023 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सवाल, यानी कि एक से दो सवाल आपको इससे ऑब्जेक्टिव में डाल ही देगा, 100% फिक्स। आप याद रखिएगा, फिक्स, VVI कुछ नहीं, एकदम फिक्स कर लीजिए आप, 100% पूछेगा। तो आगे हम देखते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था जो होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का जो औद्योगिक ढांचा होता है, औद्योगिक, उद्योग, उद्योग समझते हैं ना, क्या चीज, इंडस्ट्री, जो कुछ बनाता है, निर्माण करता है, कार, मारुति वगैरह, साइकिल वगैरह इत्यादि से जो भी हो तो औद्योगिक ढांचा, बैंकिंग तंत्र, बैंकिंग सेवा जानवर करते हैं, कृषि संचार, कृषि का संचार जो होता है, कृषि व्यवस्था, परिवहन तथा संचार जो है, परिवहन संचार, परिवहन क्या है, परिवहन जैसे रोड मार्ग वगैरह सब जो होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, ये सब जो परिवहन मार्ग है, संचार है ना, व्यवस्था का, व्यापार प्रबंधन है, व्यापार प्रबंधन है, व्यापार या प्रबंधन है, सॉरी, व्यवस्था या प्रबंधन, व्यवस्था या, है ना,
व्यवस्था या व्यापार प्रबंधन। आप कह सकते हैं कि किसी देश का अर्थव्यवस्था जो है औद्योगिक, बैंकिंग, कृषि, परिवहन, संचार का व्यवस्था है, संचार के लिए व्यवस्था है, या तो एक क्या है उसके लिए व्यवस्था है, या तो व्यापार का प्रबंधन है। यानी कि एक तरह से कहिए कि अगर अर्थव्यवस्था किसी देश का अच्छा होगा तो वहाँ पर आप बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बढ़िया तरीके से उद्योग उद्योग बढ़िया होगा, बैंकिंग बढ़िया होगा, कृषि का संचार बढ़िया होगा, परिवहन बढ़िया होगा, संचार आवागमन का साधन बढ़िया होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि जितना भी बात, अगर कोई भी देश में अर्थव्यवस्था बेहतर है तो आप कह सकते हैं क्या चीज़, कि अर्थव्यवस्था तभी बेहतर होगा उस देश का जब औद्योगिक ढांचा अच्छा हो जाए, माने कि इंडस्ट्रियल चीज़ जो है बेहतर हो जाए, अधिक से अधिक मात्रा में उद्योग हो, बैंकिंग तंत्र बेहतर रहे, बैंकिंग प्रणाली अच्छा खासा हो, बेहतर हो, विकसित रहे, कृषि का भी विकास अच्छा हो, परिवहन का भी सुविधा हो, संचार वगैरह। संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो आपको हमको जोड़ता है, जैसे मोबाइल नेटवर्क वगैरह, ये सब संचार व्यवस्था बढ़िया हो, ये सब अगर होता है, समझिए कि उस देश का जनरली अर्थव्यवस्था बेहतर है। इसे देखा जाए तो भारत का भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका ऐसे लगाया गया था, कोरोना के पहले अनुमान लगाया गया था कि इसका जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही उच्चतम श्रेणी पर चला जाएगा, यानी कि अच्छा एक खासा एक रिकॉर्ड कायम करेगा। लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसकी जीडीपी थोड़ा सा नीचे गई है। इसके लिए आपको पता होगा, आगे हम बताएंगे वीडियो में, अभी फिलहाल के लिए आगे देखिए। तो आर्थिक संरचना आर्थिक संरचना या व्यवस्था, आर्थिक संरचना या व्यवस्था दो प्रमुख उद्देश्य हैं। आर्थिक संरचना या व्यवस्था के दो प्रमुख उद्देश्य। संरचना क्या है? आर्थिक संरचना। अगर आप आर्थिक जो है आर्थिक संरचना आर्थिक संरचना को या अर्थव्यवस्था को, है ना, अब कह सकते हैं दो प्रमुख क्या है उद्देश्य हैं। इसको बेहतर करने के लिए दो प्रमुख उद्देश्य है। अर्थव्यवस्था लाता है इंसान क्यों? यूँ कहिए कि आप कहिए आर्थिक संरचना के दो प्रमुख उद्देश्य है। क्या क्या? पहले वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन करना। सबसे पहले नंबर तो आप ये जान लीजिए कि जब तक कोई भी चीज देश में मान ली जाए कि अगर काम होगा ही नहीं तो काम देगा कैसे इंसान किसी को? तो मजदूर को काम मिलने के लिए पहले काम भी तो होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वस्तुओं एवं सेवा का उत्पादन जिनसे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकता है वो चीज प्रोवाइड करवाना, देना। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये जरूरत चीज है, वो बहुत आवश्यक है। किसके लिए? आर्थिक संरचना के लिए। आर्थिक संरचना अगर मजबूत करना चाहते हैं इंडिया का, चाहे किसी भी देश का, चाहे बिहार का, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य चीजें, इस सब बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करवाना होगा सभी लोगों को, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। क्योंकि देखिए, जो भी यहाँ भेदभाव करते हैं लोग, वो करते हैं ये मानव करता है। वैसे प्राकृतिक तो किसी से भेदभाव कभी करती ही नहीं है। सूरज को देख लीजिए, एक गरीब पर ही प्रकाश उतना ही, अमीर पर भी उतना ही, गंदगी पर भी उतना ही, अच्छी चीज पर भी उतना ही। मतलब प्रकृति कभी किसी से तुलना नहीं किया है, कंपेरिजन नहीं, सबको इक्वलिटी से देखा है। लेकिन इंसान, हम और अब क्या है, जैसे जनरली देखा जाए कई लोग हैं क्या करते हैं, मतलब भेदभाव। बट ये सब नहीं होना चाहिए। इस सबसे क्या होता है, इंसान के अंदर इम्यूनिटी कमता है। आर्थिक संरचना को बनाने के लिए, अर्थ बेहतर करने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य चीज का होना बहुत जरूरी है, तभी आर्थिक संरचना मजबूत होगी। वस्तुओं का सेवा प्रदान करना बहुत जरूरी है। दूसरा बात करता है लोगों को रोजगार, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजगार से वो अपना आजीविका चलाएगा इंसान, और रोटी, कपड़ा और मकान खरीदेगा। यूँ कहिए कि अपना आजीविका चलाएगा। आजीविका मैंने जीवन को गुजर बसर करना। जीवन को चलाने के लिए जो से रकम चाहिए, राशि चाहिए, उसके लिए अगर आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगा देश का, तो वो कहाँ काम करेगा जा करके? देश में नहीं होगा अच्छा तो फिर राज्य में अच्छा नहीं रहेगा, देश में अच्छा नहीं रहेगा आपका, तो एक्चुअली जाएगा कहाँ इंसान, करेगा वर्क कहाँ? इसलिए हम कह रहे थे कि आर्थिक संरचना मजबूत करने के लिए वस्तुओं का सेवा का उत्पादन होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर पूर्ति होगा वस्तुओं को बढ़िया तरीका से, मैनेजमेंट में रहेगा, तो रोटी, कपड़ा, मकान आसानी से वो प्राप्त कर लेगा रोजगार करके। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वस्तुओं का उत्पादन होते रहना चाहिए। दो चीजें। प्राथमिक क्षेत्र का, जैसे देखा था 2017 से 18 में, है ना, सकल घरेलू उत्पादन में जीडीपी में कितना उसका योगदान रहा था प्राथमिक क्षेत्र का, यानी कृषि कितना योगदान था, प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान था, किसमें? जीडीपी में। कब? 2017 से 18 में। तो लगभग 17%। कितना था? 17%। लेकिन वही अगर आप पूछा जाए किसका, द्वितीय क्षेत्र का कितना था, द्वितीय क्षेत्र का लगभग कितना, 24% के आसपास आपका था। एक्चुअली 24 ना होगा, यहाँ पर 29 होगा, 29% के आसपास था। कितना? 29। तो हम बोले क्या चीज, प्रथम 2017 से 18 में जीडीपी में कितना परसेंट योगदान दिया कृषि क्षेत्र, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र? तो हो जाएगा आपका 17%। द्वितीय क्षेत्र कितना परसेंट होगा, आप देखिएगा यहाँ पर
29%। तृतीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? 54%। कुल मिलाइएगा 100% हो जाएगा। इस प्रकार से सबसे अधिक योगदान कौन दिया? सेवा क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान नेटवर्किंग सिस्टम, ये कहिए आपकी कम्युनिकेशन की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा रफ्तार से। आज देखिए 2014 में, 13 में, 12 में उतना मोबाइल नहीं था, मतलब स्क्रीन टच। आज देखिए क्या है, एंड्रॉयड फोन कितना आ गया। एक्चुअली देखिए आप आईफोन वगैरह, ठीक है नहीं, इस तरह से बढ़ते जा रहा है संचार की ओर तेजी से, रफ्तार से। लैपटॉप वगैरह सब आदमी तेजी से खरीद रहा है। आप तो इंसान मतलब छोटा वाला मोबाइल देख ही नहीं पाइएगा कहीं पर किसी के हाथ में है या नहीं है जनरली। तो क्या बोले, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का 17%, द्वितीय क्षेत्र का 29%, तृतीय क्षेत्र का 54। एक बार बोलिए आंकलन करके क्लियर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में 17% योगदान था, दिया था, जीडीपी में दिया था प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा में 29%, द्वितीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र दिया था 54%। क्लियर हो गया? यही अगर देखा जाए 1947 में, देखा जाए तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान सबसे ज़्यादा था। इंसान उस समय सबसे ज़्यादा खेती करता। देखिए कृषि में कितना योगदान था उस समय, 58.7%। घटते घटते क्या आ गया? अब इंसान, आप दिमाग लगाइए, कोई खेती करना ही नहीं चाहता है। इसके पास खेत है, वही क्या करता है, मुकर्रा वगैरह पट्टा उट्टा लगा करके क्या करता है, उसको किसी को दे देता है, बटैया वगैरह। इस तरह से खेती नहीं करना चाहता, उससे छुटकारा। इंसान अब शहर की ओर भाग रहा है, शहरीकरण में कहानी हो रहा है बहुत सारा। देखिए यहाँ पर वैसे हम एसएसटी चर्चा उसका करेंगे, एसएसटी की खास करके हिस्ट्री में शहरीकरण क्या है। तो वो आपका 1947 में देखिएगा तो कृषि क्षेत्र का योगदान 58.7% था, जबकि द्वितीय क्षेत्र का योगदान 14.3% था, जबकि तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग 27% था। कुल मिला के देखिएगा 100% पहुंच जाएगा। 58.7% प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का कितना हो गया? 14.3% के आसपास। सोचिए द्वितीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र का आपका लगभग कितना हो गया? 27%। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो सबसे अधिक में जो रहा आपका प्राथमिक क्षेत्र रहा 1947 के समय, जब भारत आजाद हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करते करते इंसान दूर भाग रहा है कृषि से। क्या हो रहा है? दूर भाग रहा है, जबकि वो क्या है, मूल आधार है हम लोग का। प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है ना, देश में पूरा जो इनकम हुआ, जितना भी इनकम हुआ, तो पूरे इनकम, देश के पूरे इनकम, अब पूरे जनसंख्या से भागा दीजिए। पूरा इनकम में देश के कुल जनसंख्या से भागा देने पर जो मान प्राप्त होता है ना, उसी मान को हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। जैसे देखिए देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से, देश कुल जितना भी आया, कुल इनकम जो हुआ देश का, सबका, सब व्यक्ति का, ऑल टू ऑल जनसंख्या से, कुल जनसंख्या, कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे कि प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय बटा कुल जनसंख्या। आप कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल जनसंख्या बटा कुल, है ना, सॉरी, प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय बटा देश की जनसंख्या, कुल जनसंख्या। भागा दीजिएगा, जो मान आएगा आपका वही होगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय देश के नागरिकों की औसत आय कहलाती है। पूछेगा कि औसत आय किसे कहते हैं, नागरिकों की औसत आय क्या है, तो आप कहिएगा वहां पर कि प्रति व्यक्ति आय को ही नागरिकों का औसत आय कहा जाता है। और औसत आय या राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय बराबर हो जाएगा देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या, इससे निकलता है प्रति व्यक्ति आय। तो मित्रों आज के लिए धन्यवाद। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपके ही चैप्टर का अगला वीडियो रहेगा। कैसा लगे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट, है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।